हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जहां आज हम आपके लेकर आए हैं डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय समाज शिक्षा और पढ़चर्या बोध का इकाई 3। जी हाँ, इसके इकाई 3 की आज हम बात करने वाले हैं। इस विषय के पहले ही हम 2 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो पहले उनको देखिए, उसके पश्चात इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और वो वीडियो देख ले तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। जी हाँ, उसके बारे में बताऊंगा, संस्था के द्वारा दिए गए कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे इस विषय में दिए गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की, साथ ही साथ इस विषय में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले डीएलएड की आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कौन से आते हैं। जी हाँ, इस डीएलएड की आने वाली परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कौन से, इसकी बात करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह होने वाला है वीडियो, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, अंक विभाजन से लेके लघु उत्तरीय से लेके वस्तुनिष्ठ से लेके दीर्घ उत्तरीय और अति दीर्घ उत्तरीय सब कुछ आपको मिलेगा इस एक वीडियो में। तो इस एक वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की एक जानी मानी संस्था है जिसमें हजारों छात्रों ने पढ़कर, अभी भी वर्तमान में हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, इसके पूर्ववत हजारों छात्रों ने हमारे संस्था से जुड़कर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, डीएड बीएड, बीफार्मा डीफार्मा, रीट, एमपीटीईटी, सीटेट, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज, एमएससी, एमए, बीए, एमकॉन, एएनएम, इस प्रकार के बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप इन निम्न कोर्सेज में प्रवेश पाना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहे तो भारत के किसी भी राज्य से हो, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आप दूरस्थ शिक्षा पद्धति या फिर रेगुलर या फिर ऑफलाइन या फिर आप दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के क्लासेस की सुविधा भी हमारे प्रदान की जाती है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़कर। दी हाँ, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आज ही जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के सर्विसेज के साथ और अपना मनचाहा डिग्री और डिप्लोमा कोर्स प्राप्त करें। साथ ही साथ अगर आप सरकारी पदों पर नियुक्ति चाहते हैं, सरकारी शिक्षक की पात्रता रखना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं राजस्थान में, एमपी में, बिहार में कहीं भी, तो आपको डीएड डिप्लोमा की डिग्री यहां से मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर सरकारी भर्ती परीक्षा की जो होती है, सरकारी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो पात्रता परीक्षा होती है, उसकी तैयारी भी करवाई जाती है। तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आज ही प्रवेश लें। अपना या फिर आपका कोई सगे संबंधी, दोस्त, आपके परिवार में जो पहचान में जो लेना चाहते हैं कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही सुविधाजनक कोर्सेज है। यहाँ आपको कोई भी ऐसा सुविधा नहीं मिलेगा जहां आपको परेशान किया जाए, बार बार कॉलेज बुलाया जाए। आपको पूरा फ्री होगा, अपना कार्य करते हुए, जॉब करते हुए पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और अपना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने से अपना पूरा कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे इकाई के अंक विभाजन की और बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पूरे इकाई में क्या है। तो यह विषय समाज शिक्षा और पढ़चर्या बोध की इकाई 3 जिसका नाम है शिक्षा राजनीति एवं समाज। जी हाँ, शिक्षा राजनीति एवं समाज ये जो विषय है, इस विषय इकाई 3 के ऊपर अंक आवंटित है 15। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे इस इकाई के अंक विभाजन की। तो बात करें इसके अंक विभाजन की तो इसके ऊपर कुल 15 अंक आवंटित है। जी हाँ, 15 अंक मिले भाई इस एक इकाई को पढ़कर, जिसमें से एक नंबर के 4 प्रश्न यानी 4 वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं। 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे, एक अंकों के 4 प्रश्न। फिर इसमें 2 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे, यानी कि 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि वो आप अति लघु उत्तरीय बोल सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर 2 आएंगे टोटल। फिर आता है भाई 4 नंबर का एक प्रश्न, यानी लघु उत्तरीय के से थोड़ा सा बड़ा है भाई, दीर्घ उत्तरीय है 4 नंबर का। और एक है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय भी अति दीर्घ उत्तरीय भी है। यानी 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और ये 9 4 कितने हो गए यहाँ पर, 2 नंबर के 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल 15 अंक आवंटित है। देख लेते हैं, 5 4 9, 9 अंक हो गए, 9 10 11 12 13, 13 और 4 तो अंक तो ज्यादा। यहाँ पे ये इकाई जो होगी 15 की है, तो ये हमारे ख्याल से यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो आने वाले कम ही होंगे। 5 ये 4 ये 9, 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। तो यहाँ पर जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होंगे ये 2 ही अंकों के होंगे। ठीक है, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ से आएंगे, ध्यान रखना। अब हो गए 15, 5 4 9, 9 और 4 2 अंकों के भाई 2 आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 अंकों के 2 आएंगे तो कितना हो गया, कुल 4 हो गया। तो 5 4 9, 9 4 13, 13 और 3 15। या फिर ऐसा भी हो सकता था 4 5 6, 6 4 10, 10 5 15। ठीक है, ये 4 एमसीक्यू जो होंगे, ये 4 मेरे ख्याल से एक बार कंफर्म कर लीजिए मुझे, एमसीक्यू 4 और 2 मार्क्स का प्रश्न उत्तर एक आएगा मेरे ख्याल से, है ना, 2 5 4। हाँ, तो ये इसका
ब्लूप्रिंट में देख लेता हूँ, बिल्कुल सही, करेक्ट है। ब्लूप्रिंट में भाई यही दिया हुआ अंक विभाजन, ठीक है। तो अंक विभाजन क्या हो गया, इकाई 3 15 अंक आवंटित है इसके ऊपर। इसमें से 1 मार्क्स का 4 बाई वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे, 4 आएंगे। इसमें से 2 मार्क्स का है, 1 प्रश्न आने वाला है, अतिरिक्त उत्तरी 1 आएगा। फिर इसमें 4 अंकों का 1 प्रश्न आएगा और 5 अंकों का 1 प्रश्न आएगा। तो ये हो गया पूरी तरह से इसका अंक विभाजन की बात हो गई। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे अपने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो चलिए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो है, भारतीय धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख, ऋण मतलब होता है कर्ज, ऋण जो होता है ना, कर्ज लोन जिसे कहते हैं, उधार। तो भारतीय धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है, तो कुल 5। याद रखिएगा, भारतीय धर्मशास्त्र में, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया भाई, 5 प्रकार के, यानी 5 टाइप्स के जो लोन होते हैं, ऋण होते हैं, कर होता है बकाया, उसका उल्लेख किया गया है। दूसरा देखिए, भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, गांव। भाई भारतीय समाज की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारा गांव, गांव से मिलकर बनता है भाई शहर, शहर से है ना, जानते हैं आप। फिर गांव, गांव से मिलेगा तो तहसील बनेंगे, तहसील मिलेंगे तो भाई जिला बनेगा, जिला से प्रदेश बनेगा, प्रदेश से हमारा देश बनेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो भाई भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई है गांव, क्या कहा जाएगा, गांव कहा जाएगा। और अगर ये परिवार के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो सबसे इकाई छोटी तो परिवार ही होती है, एकल परिवार, है ना। तो भाई भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई है गांव। अगले देखिए, पुरुषार्थ का अंतिम तथा चरम लक्ष्य क्या है। पुरुषार्थ जो होता है यानी कि एक आदमी की जो ड्यूटी, कर्तव्य जो होते हैं, पुरुषार्थ यानी कि पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला कार्य जिसके ऊपर हम अपने आप को, जैसे मान लो मैं पुरुष हूं तो मेरी ड्यूटी है स्त्री धर्म की रक्षा करना, स्त्री की रक्षा करना, अपने धर्म का पालन करना। तो पुरुषार्थ, ये सब काम करके हम चाहते क्या है, हम फेमस हो जाए, नहीं, हम ये सब काम करके चाहते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो, है ना, मुक्ति मिले। तो पुरुषार्थ का अंतिम तथा चरम लक्ष्य जो है, मेन जो मकसद है वो क्या है भाई, वो मकसद है मोक्ष प्राप्त करना। जी हाँ, दुनियादारी संस्कारिक बंधनों से मुक्ति पाना होता है मोक्ष। अगला, प्राचीन भारतीय संस्कृति आधारित थी किस चीज पर। पहले के टाइम पे जो भारतीय संस्कृति है किस पे आधारित थी, कर्म के आधार पर। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बाल काटने का कार्य करता है तो उसको बाल काटने वाली संस्कृति यानी नाई वाली संस्कृति में डाल दिया जाता है। फिर अगर कोई जूते सिलने का काम करता है उसे मोची वाले इसमें डाल दिया जाता है, कोबलर, है ना, मोची वाले समाज में। तो कहने का मतलब है कि पहले के जमाने में अगर आप जो काम करते हैं उसी के आधार पर आपकी जाति बनती थी। बाद में ये मुगलों ने और अंग्रेजों ने जात पात का भेदभाव फैला दिया हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जाति पात का भेद न था, हमारे यहाँ जाति पात का भेद जो है फैलाने वाले लोग कौन है, मुगल। आपस में हमें लड़ाने के लिए, हमारे बीच भेदभाव करने के लिए, और कुछ हमारे में से भी दोस्त था, यानी हमारे लोग भी थे जो इस चीजों पर अंग्रेजों की, मुगलों की बातों में आ गए, उन्होंने उनकी बात मान के जात पात का भेद फैलाया। तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो पहले काम के आधार पर ही जाति डिसाइड होती थी, बाद में अंग्रेजों और मुगलों ने क्या कर दिया, इसको परिप्रेक्ष्य में बदल दिया और जाति के आधार पर काम देने लग गया। जबकि काम के आधार पर जाति होती थी, अब जाति के आधार पर काम होने लग गया, ठीक है। अगला देखिए, समाज व्यक्ति की सार्थक कल्पना है, ये कथन किसका है, किसने कहा है, समाज जो है व्यक्ति की सार्थक कल्पना है, यह कथन किसका भाई, रेमांड का। ये कथन किसने कहा, रेमांड ने। समाज जो है वह व्यक्ति की सार्थक यानी सही, फायदेमंद, बिना वेस्ट किए गए, है ना। तो समाज व्यक्ति की एक सार्थक कल्पना है, यह कथन है रेमांड का। अगला देखिए, शिक्षा एक सशक्त साधन है। शिक्षा जो है एक सशक्त मजबूत साधन है, किस चीज का भाई, आधुनिकीकरण का। भाई अगर आपको आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन करना है, आपको टेक्नोलॉजी तकनीक के माध्यम से आगे निकलना है, तो इसके लिए आपको आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आगे निकल पाएंगे। तो शिक्षा एक सशक्त साधन है आधुनिकीकरण का। शिक्षा से ही तो भाई सीख के आधुनिक बनेंगे ना, सीखेंगे तभी जाके नई नई चीजों का आविष्कार होगा और समाज, देश, गांव हमारा आधुनिक बन जाएगा। तो शिक्षा जो है वो क्या है, एक अच्छा साधन है आधुनिकीकरण का, ठीक है। अगला देखिए, डॉक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 MCQ एक जैसे मिलेंगे आपको। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई, यानी पहली बार कॉलेज एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए, है ना, विद्यालय वाले एजुकेशन के लिए जो आयोग की नियुक्ति हुई, जो कमीशन, जो ग्रुप बनाया गया, वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया भाई, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आजाद स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे, है ना, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, अभी जो मैंने लिखा, को राधाकृष्ण कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भाई जिस व्यक्ति के नाम पर किया गया है, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ है, तो उसी के नाम से इसको जाने लाने लग गया। भाई किसकी किसकी ये कमीशन है, तो राधाकृष्ण कमीशन है, ठीक है। तो नाम वही दीजिएगा। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्ण कमीशन के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो विश्वविद्यालय
शिक्षा जो होती है वो किसके ऊपर आधारित है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कमीशन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई थी उस वक्त कॉलेजों के लिए, उसी शिक्षा नीति पर आधारित हमारा एजुकेशन सिस्टम जो भी चल रहा है, हमारी शिक्षा नीति जो है, शिक्षा तंत्र जो उसी पर चल रहा है। चल क्या रहा है? रेंग रहा है, चल तो रहा नहीं है। शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है, और भर्ती परीक्षा होती है तो भर्ती नहीं होती है, भर्ती होती है ज्वाइनिंग नहीं होती है, और बहुत से घोटाले, पेपर लीक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें शामिल है इन चीजों में। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्ण कमीशन के नाम से जानते हैं। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग होता है उसे राधाकृष्ण कमीशन के नाम से जानते थे। याद देखिए, राधाकृष्ण ने ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, और राधाकृष्ण के नाम से ही, राधाकृष्ण कमीशन के नाम से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को जाना जाता है। तभी से दोनों एमसीक्यू जुड़े हुए आपस में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक आ सकता है। अगला देखिए, मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। मुदालियर यानी माध्यमिक, ठीक है, तो मुदालियर शिक्षा कमीशन, मुदालियर कमीशन जो है वो किसने बनाया था भाई? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा, है ना, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जो मुदालियर कमीशन है उसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर कमीशन, याद रखिएगा। जो राधाकृष्ण ने कॉलेज के लिए, महाविद्यालय शिक्षा के लिए बनाया था तो राधाकृष्ण कमीशन बोलते थे। फिर मुदालियर कमीशन जो है वो माध्यमिक शिक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा, मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठारी आयोग को शिक्षा गीता भी कहा जाता है, शिक्षा की गीता भी कहा जाता है। जो कोठारी आयोग है, कोठारी कमीशन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, तो कोठारी आयोग ने जो सीख दी है, जो नियम कानून बताए हैं, उसी पर चलकर हम पूरा समाज सुधार सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम सुधार सकते हैं, उन्हीं से चलता है। तो कोठारी आयोग को ही शिक्षा की गीता कहा जाता है। शिक्षा गीता मतलब भाई सबसे पवित्र, सबसे सही नियम कानून, ठीक। तो कोठारी आयोग को शिक्षा की गीता भी कहा जाता है। अगला देखिए, ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं। कौन से भाई? ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। 4 स्रोत कौन से बताइए भाई? कितने स्रोत हैं? तो 4 स्रोत। ज्ञान के जो कितने स्रोत हैं? ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं। यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, आप लिख सकते हैं भाई ज्ञान के कितने स्रोत हैं? कुल 4 स्रोत हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने भागों में विभाजित किया गया? 12 भागों में। जी हाँ, 12 भागों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 भागों में विभाजित किया गया। विभाजित मतलब क्या होता है भाई? बांटा गया है, डिवाइड किया उसको, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा नीति जो है 12 भाग में चलती है, ठीक, एक एक करके से 12 भागों में, अलग अलग भाग में अलग अलग लेवल की, अलग अलग स्तर की शिक्षा की बात की गई है। आंगनबाड़ी से लेके प्री प्राइमरी, मिडिल स्कूल, इन सब से लेकर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला तो भाई हमारा एमसीक्यू नहीं है, अगला हमारा क्या है? अति लघुत्तर प्रश्न उत्तर है। तो एक बार इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, भारतीय धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख है भाई? 5 प्रकार के ऋणों का उल्लेख है। दूसरा, भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव। तीसरा, पुरुषार्थ का अंतिम तथा चरम लक्ष्य क्या है भाई? मोक्ष। मोक्ष है पुरुषार्थ का तो अंतिम एवं चरम लक्ष्य है। प्राचीन भारतीय संस्कृति आधारित थी किस चीज पर? कर्मों पर। जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी वो आधारित थी कर्मों के ऊपर। अगला देखिए, समाज व्यक्ति की सार्थक कल्पना है। यह कथन किसका है भाई? रेमांड का। समाज जो है वह व्यक्ति की सार्थक कल्पना है। यह कथन है किसका? रेमांड का। रेमांड ने कहा कि समाज व्यक्ति की सार्थक कल्पना है। अगला, शिक्षा एक सशक्त साधन है आधुनिकीकरण का। शिक्षा जो है एक सशक्त मजबूत साधन है किस चीज का? आधुनिकीकरण करने का। भाई अगर एडवांस बनाना है, किसी को आधुनिक बनाना है तो उसके लिए शिक्षा कर दो फ्री, ठीक। तो शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? आधुनिक हो सकते हैं। अगला, डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई, नियुक्ति हुई, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय यानी स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई भी ध्यान से रखी जाए, इसके गठन की शुरुआत किसने हुई थी भाई? डॉक्टर राधाकृष्ण के नियुक्ति में हुई थी, ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। अगला देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्ण कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसे राधाकृष्ण कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जो मुदालियर कमीशन है वह माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मुदालियर कमीशन का नाम जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग भी है, आपको ध्यान रखना है। अगला, कोठारी आयोग को शिक्षा की गीता भी कहा जाता है। कोठारी कमीशन, कोठारी युग है, कोठारी वाला जो आयोग है, सॉरी माफ कीजिएगा, युग नहीं आयोग। तो कोठारी आयोग को ही शिक्षा की गीता माना जाता है। शिक्षा में जो भगवत श्रीमद गीता का स्थान है हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में, भक्ति में, उसी प्रकार से जितना शिक्षा का स्थान उतना ही जितना गीता का है, क्योंकि गीता हमारे लिए सबसे मेन है तो शिक्षा भी हमारे लिए सबसे मेन है, ध्यान रखना आपको। तो मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग को शिक्षा की गीता कहा जाता है। फिर ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं ज्ञान के भाई? 4 स्रोत, ध्यान रखिएगा। भारतीय धर्म में, शास्त्र में कितने प्रकार के रणों का, रण कितने होते हैं भाई? 5। और अगर यहाँ बात की जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 12 भाग विभाजित किया गया है, और समाज पर शिक्षा के पढ़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख करना, बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो आप ये एमसीक्यू समझ लीजिए कि भाई एमसीक्यू इतना हो गया। ठीक है, कोठारी आयोग को भारत की शिक्षा नीति कहा जाता है और ज्ञान के 4 प्रमुख स्रोत है, मेन सोर्स जो है नॉलेज के वो क्या है, कुल 4 है। ठीक, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 12 भागों में विभाजित किया गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया, 12, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 भागों में विभाजित किया गया है। अगला देखिए, अभी तो आपके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव ये तो आप भूलेंगे नहीं, इनमें से ही आपका 4 नंबर आने वाला है, कंफर्म रखिए भाई। 4 नंबर तो आपके इसी में से आने वाले हैं, भूलिए मत, यहीं से आएगा। ठीक, तो अब आगे पढ़ते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कुछ मेन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपको 2 नंबर के लिए भी आ सकते हैं, हो सकता है वो आपको 4 नंबर के लिए भी आ जाए, या फिर 1 नंबर के लिए आ जाए, या फिर उनकी मदद से इन 1 नंबर और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर की वजह से आप बड़े प्रश्न उत्तर सॉल्व कर पाए। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें किसी पार्ट के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स याद करने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर वस्तुनिष्ठ याद कर लोगे तो उन वस्तुनिष्ठ का इस्तेमाल करते हुए आप बड़े बड़े क्वेश्चन के पॉइंट्स लिख पाओगे, उन्हें मदद करेगा आपको वस्तुनिष्ठ। तो याद रखिए, कभी भी वस्तुनिष्ठ से शुरुआत करो, क्योंकि छोटे होते तो याद भी जल्दी होते, लंबे समय तक याद रहता है, भूलते भी नहीं है, तो हमेशा शुरुआत करो इनसे ही। ठीक, तो चलिए, तो ये तो बात हो गई। अब बढ़ते हैं कुछ प्रश्न उत्तरों की तरफ, मेन प्रश्न उत्तरों की तरफ। ठीक है, जो अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में भी आ सकते हैं। पहला है कि भाई समाज पर शिक्षा के पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। समाज के ऊपर शिक्षा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? भाई समाज के ऊपर शिक्षा का प्रभाव यह पड़ता है कि बालक जो है वो शिक्षा हासिल करना चाहता है, नवीन नवीन भाषाएं, नया नया ज्ञान, इन सब चीजों को सीखता है। तो शिक्षा का बहुत प्रभाव है भाई। शिक्षा नहीं होगा तो लोग सही गलत के बीच फर्क नहीं जानेंगे, समाज में क्राइम, समाज में जो कह सकते हैं अपराध जो है बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, और परिवारों में कलेश हो जाएगा, कोई समझदार जिम्मेदार नहीं बचेगा। साथ ही साथ शिक्षा के अभाव में आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। तो याद रखिए, अगर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है भाई, आपको शिक्षा हासिल करनी है, और आप कर भी रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप कर भी रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया भाई समाज पर शिक्षा के पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। आप आराम से लिख सकते हैं, है ना, बौद्धिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव, सांसारिक प्रभाव, है ना, पठन प्रभाव, पढ़ने लिखने का प्रभाव, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वैदिक शिक्षा के उद्देश्य बतलाइए। भाई वैदिक शिक्षा जो होती है ना, वैदिक वेदों से होने वाली, हमारे ऋषि मुनि जो करते थे, जो कह सकते हैं कि इसमें होती थी, गुरुकुलों में होती थी, तो उस वैदिक शिक्षा के बारे में बताइए। तो वैदिक शिक्षा में भाई ध्यान रखिएगा कि वैदिक शिक्षा का पहला उद्देश्य ये होता है कि समय बचत किया जाए और उसमें चरित्र निर्माण किया जाए। तो वैदिक शिक्षा का सबसे मुख्य लक्ष्य यही था, चरित्र निर्माण। भाई चरित्र बनाया जाए, सबका चरित्र निर्माण किया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था समाज पर शिक्षा का प्रभाव। साथ ही साथ ये था कि वैदिक शिक्षा से क्या फायदा? भाई वैदिक शिक्षा से आप बड़े बड़े सवालों के हल चुटकियों में निकाल लेते हैं, आपको रटना नहीं पड़ता। साथ ही साथ पूरा का पूरा क्या होता है, ऐसा होता है कि आप नेक्स्ट ईयर भी काम जाए, सिलेबस चेंज नहीं होता वगैरह वगैरह, उसमें सारे क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं, ये ध्यान रखना। तो समाज पर शिक्षा के प्रभाव को पड़ने वाले प्रभाव में बता दिए, फिर वैदिक शिक्षा के उद्देश्य भी बतला दिए। अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, सेकुलरिज्म क्या है? भाई ये जो सेकुलरिज्म शब्द है, इस पे तो मुझे बड़ी हंसी आती है देश में ना। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्मों को समान रूप से मानना। फिर कुछ खास धर्मों को रिजर्वेशन क्यों प्राप्त है, कुछ खास धर्मों को आरक्षण क्यों प्राप्त है, कुछ खास धर्म वालों के ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होता ज्यादा, कुछ खास धर्म वालों पर होता है, ये सब जो चीज चल रहा है ना, ये क्यों है? तो यही बहुत बड़ा सवाल है। अगर असली धर्मनिरपेक्षता का मतलब बताऊं तो आप किसी ना किसी, मतलब आप किसी घर में रहते हैं, उसके अलावा आप किसी और घर में नहीं रहते। अगर आप क्या करते हैं, दूसरे घर जाते हैं, मांस मछली खाते हैं, या फिर आप दूसरों को इसमें जाते हैं कि पार्टियों में जाते हैं, किसी भी काम को करते हैं दूसरों के यहाँ जाकर, तो फिर वो धर्म में, वो धर्म और आपका धर्म अलग अलग हो गया, लेकिन फिर भी आप दूसरों के धर्म में भी जा रहे हैं। तो इससे पता क्या चला कि भाई वो धर्म और आपका धर्म जो है वो आप दोनों को समान रूप से मानते हैं, तो आप एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। तो धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म का मतलब है सभी धर्मों को समान रूप से मानना, किसी भी धर्म का कहते हैं मानहानि नहीं करना, किसी भी धर्म की इंसल्ट नहीं करना, बुराई नहीं करना। ठीक है, इसे कहा जाता है क्या, धर्मनिरपेक्षता। और सरकार, गवर्नमेंट जो है किसी भी धर्म के बीच क्या करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, किसी धर्म में हाथ नहीं बटाएगी, कोई उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी, उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, सब धर्म जैसे अपना रहना चाहते हैं रहेंगे। तो ये किसका काम है, सरकार का, इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, तो ये धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना होना, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो ये तो हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, साथ ही साथ लघु उत्तर या दीर्घ प्रश्न भी यहाँ पर से कर सकते हैं। इनको आप ध्यान से देख लीजिए, आपके आने वाली डेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप इसे रोक कर लिख लीजिए, या फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थर्ड पार्ट के समाज शिक्षा और परिचर्या बोध के तीसरा जो इकाई है उसका, यानी कि शिक्षा राजनीति समाज का। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, वो भी देख लेते हैं जो इसमें बच गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए भी।
सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, अति लघु उत्तर प्रश्न उत्तर देखे, जिनके उत्तर भी देखे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की। उन प्रश्नों को देखेंगे, उनके उत्तर कैसे लिखने ये भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ आप चैनल का वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसे लगी, आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, जरूर बताएं, हमें कमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज भारतवर्ष के समस्त छात्रों को, कहीं भी किसी भी राज्य को आप हमारे साथ जुड़कर एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जिससे जुड़कर आप अपना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। मन चाहे कोर्सेस में आप प्रवेश पा सकते हैं बहुत ही कम फीस में। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की दोनों की सुविधा मिलेगी। अगर आप दूरस्थ शिक्षा पद्धति से करना चाहते हैं वो भी मिलेगी। आप सिर्फ कॉलेज नहीं करना चाहते, सिर्फ परीक्षा देने आना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी मिलेगा। आप सरकारी शिक्षक भर्ती की परीक्षा पास करना चाहते हैं, रीड, एमपीटीईटी, सीटेट, तो इन सब के मटेरियल्स आपको, स्टडी मटेरियल, वीडियो कोर्सेस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, प्रवेश प्राप्त कीजिए। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्सेज जैसे कि बीए एमए, बीए बीएड, बीएससी बीएड, फिर बीएड, डीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, रीड, एमपीटीटी, एमकॉम, एमएससी, एमए, साथ ही साथ एएनएम, इस प्रकार के सभी प्रकार के कोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप मनचाहे कोर्सेज में प्रवेश पा सकते हैं। हजारों छात्रों ने आज तक परीक्षा प्राप्त की, देकर परीक्षा देकर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है, उच्च पदों पर, सरकारी पदों पर नियुक्त है। तो आप भी अगर सपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी का और आप भी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, जुड़िए हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ और अपना सपना पूरा कीजिए। तो चलिए, तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की। अब बढ़ते कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो उसमें से सबसे पहला है, एक अध्यापक में किन किन गुणों का होना अनिवार्य है। अर्थात अगर कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। ठीक है, सबसे देखिए तो हम लिखेंगे कैसे, एक अध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना अनिवार्य है, डैश दे दीजिए भाई। नंबर एक, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, मतलब बालक के मन का, विज्ञान का, उसके मानसिक सोचने की क्षमता का ज्ञान होना चाहिए कि बालक ऐसी परिस्थिति में क्या सोचते हैं। ये सवाल मैं पढ़ा रहा हूं तो ये सवाल पढ़ाते वक्त किसी बालक के मन में क्या चल रहा है मुझे ज्ञान होना चाहिए। कहां वो अटक सकता है, कहां उसे डाउट रहेगा, कहां वो फंसेगा सवाल बनाने में, तो पता होना चाहिए। तो बाल मनो का विज्ञान का ज्ञान होना है शिक्षक का एक अनिवार्य गुण होना चाहिए। लिखेंगे कैसे, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ऐसा लिखिएगा, डैश देकर उसमें लिख दीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा 4-5 लाइन की थोड़ी। फिर दूसरा, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का ज्ञान, भाई सीखना भी आना चाहिए, सिखाना भी आना चाहिए। एक शिक्षक को पढ़ाना होता है तो भाई सिखाना तो आना ही चाहिए, लेकिन शिक्षक स्वयं भी सीखता है। जब तक वो सीखेगा नहीं तो सिखाने की प्रक्रिया उसे समझ नहीं आएगी। तो इसलिए सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया का ज्ञान जो है एक अध्यापक को होना ही चाहिए। डायरेक्ट इसमें लिख दीजिएगा। तीसरा, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाना, यानी जो सिखाया जा रहा है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग, रोचक बनाओ। नहीं तो ऐसा नहीं कि एकदम बोरिंग तरीके से एकदम चुपचाप पढ़ा रहे। पुराने जमाने में कैसे शिक्षक पढ़ाया करते थे, इतिहास, नींद लग जाती थी बच्चों को, कक्षा में बच्चे सोने लग जाते थे। तो ऐसा बोरिंग तरीके से, ऐसा नीरस तरीके से नहीं पढ़ाना है। पढ़ाना है एकदम रोचक तरीके से, ताकि छात्रों का मन लगा रहे, पढ़ने में मजा आए और वो याद रख पाए, है ना, ऐसा होना चाहिए। फिर व्यक्तिगत गुण, यानी शिक्षक का अपना खुद का व्यक्तिगत गुण होना चाहिए कि वो जोर से बोल सके, बच्चों को बांधे रख सके, थोड़ा सा हाथ से कुछ शब्द बोलकर बच्चों को हंसाते रहे, बांधे रहे, सोने ना दे, बोर ना होने दे, है ना। तो इस प्रकार का गुण भी होना चाहिए। शिक्षक के पास शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। भाई शारीरिक स्वास्थ्य होगा तभी तो अच्छा पढ़ा पाएगा। मैं भी अगर मुझे बुखार होता, मेरी तबीयत खराब होती, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, तो मैं ये वीडियो अपलोड करके बना के अपलोड नहीं कर पाता, आप तक ये ला नहीं पाता, है ना। तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, यानी शिक्षक का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य होगा शिक्षक का शारीरिक तो बढ़िया से काम करेगा। ठीक, अगला मानसिक गुण, भाई मानसिक गुण होना चाहिए, मानसिक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, बलवान होना चाहिए, संयम होना चाहिए, पेशेंस, शांत होना चाहिए, गुस्सैल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चीजें जो है एक अध्यापक गुण होना ही चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अध्यापक को कौन सी भूमिका निभानी होती है। भाई जो अध्यापक होता है उसको कौन सी भूमिका निभानी है। भाई अनेक भूमिका, वो सिर्फ शिक्षक नहीं है, बहुत चीजें। भाई शिक्षक जो है निम्न भूमिका निभानी होती है। पहला, कक्षा अध्यापक, भाई क्लास टीचर बनना पड़ता है। क्लास की सारी बातें, क्लास में अटेंडेंस लगाना, संभालना, टेस्ट पेपर चेक करना, सब कक्षा अध्यापक का काम है। गुण सहकर्मी, यानी अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे से व्यवहार करते आना चाहिए, काम करते आना चाहिए। दूसरे शिक्षक के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि द्वेष भावना है, उनसे बातचीत नहीं हो रही है, फिर बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। तीसरा, संस्थात्मक नेता। उदाहरण के तौर पर आप जिस संस्था में हैं उस संस्था में आपको नेता बनते आना चाहिए, यानी आपको लीड करते हुए आप नेतृत्व करते आना चाहिए। उदाहरण के अगर आप एक शिक्षक पे नियुक्त हो जाते हैं, शिक्षक भर्ती हो जाती है, आपके गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं और आपके स्कूल में, सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल अब्सेंट है, प्रिंसिपल किसी कारणवश नहीं है, तो आपको जो पेरेंट्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं या फिर कोई अधिकारी आते हैं, तो पूरा संस्था को मैनेज करते आना चाहिए, उनसे बातचीत करते आना चाहिए, आप एक नेतृत्व कर सकें शाला का, ये गुण होना ही चाहिए। फिर संस्कृति संरक्षक,
शिक्षक जो होता है उसके ऊपर संस्कृति को, देश की संस्कृति, समाज की संस्कृति को संरक्षण करने की जिम्मेदारी होती है। उसे ही देश को बचाना होता है, देश की संस्कृति को निभाना होता है, बचाना होता है। साथ ही साथ जिम्मेदार नागरिक भी होता है भाई, वो जिम्मेदार होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति खुद शराब पीता हो, कोई शिक्षक, और अपने छात्रों को कहे बेटा शराब पीना गलत बात है, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव देगा बच्चों पे उल्टा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि पता होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए हम एक जिम्मेदार नागरिक है, एक शिक्षक होने के साथ साथ हमें जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। और तो ये हो गए सारे 5 जो है गुण है, भूमिकाएं हैं जो निभानी होती है एक शिक्षक को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनतंत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए भाई। जनतंत्र, डेमोक्रेसी, लोगों का तंत्र जिसे कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था जनतंत्र क्या है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से ही है। क्या है भाई, जनतंत्र, डेमोक्रेसी। जनतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं, जनतंत्र में राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार होता है ना, इसमें धर्म का अधिकार होता है। तो ये सब क्या है भाई, हमारे जनतंत्र के सिस्टम में इनकी विशेषताएं हैं, आपको ध्यान रखना। डेमोक्रेसी बचपन में बहुत पढ़ा हमने सामाजिक विज्ञान में, पूरा डेमोक्रेसी, जनतंत्र। ठीक, अगला, स्त्री शिक्षा के उद्देश्य बताइए भाई। स्त्री की शिक्षा क्यों होनी चाहिए, स्त्री शिक्षा का उद्देश्य बताना हमें। तो भाई स्त्री पढ़ेगी तो पूरे समाज को पढ़ा देगी, तो स्त्री का शिक्षा बहुत जरूरी है। लड़का लड़की का भेदभाव मिटे, स्त्री भी समान रूप से पुरुषों के बराबरी से चल सके, उसके लिए उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो, उनकी भी जिंदगी अच्छी बने। देश का संपूर्ण विकास करना है, समाज का संपूर्ण विकास करना है, तो स्त्रियों को भी सिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो स्त्री शिक्षा के बहुत से उद्देश्य हैं। कहते भी हैं कि एक अगर लड़की पढ़ती है तो पूरे समाज को शिक्षित कर देती है, एक लड़का पढ़ता है तो स्वयं के लिए पढ़ता है। तो जैसे मान लो अगर मैं शिक्षक नहीं होता तो क्या होता, मैं एक ड्यूटी करता किसी कंपनी में या कहीं ऑफिस में जॉब कर रहा होता, तो मैं घर जा, वहां ऑफिस में जॉब जाता, फिर घर आ जाता, मैं किसी को फिर अपना ज्ञान बांट नहीं पाता। तो मैं, लेकिन स्त्री जो होती है अपने बच्चों को पढ़ाती है, अपने घर में जो लोग रह रहे हैं उनको पढ़ा सकती है, पति को भी ज्ञान दे सकती है अगर पढ़ा लिखी रहेगी तो इस प्रकार से जो है स्त्री के शिक्षा का उद्देश्य बहुत है। अगला, शिक्षा में लिंग भेद समाप्ति का अर्थ क्या भाई। शिक्षा में लिंग भेद समाप्त हो गया, इसका मतलब ये कि शिक्षा में अब लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता। पढ़ाई लिखाई में आप लोग सबको पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को भी पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को भी पढ़ाते हैं, बालक बालिका सभी का बराबर हो गया है, सब समान रूप से पढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं की भी भर्ती समान रूप से है। और ये भी नहीं है कि अब कोई, पहले के जमाने में ऐसा होता था रूढ़िवादिता के कारण बहुत से माँ बाप अपनी बच्चियों को शिक्षक से यानी कि पुरुष शिक्षक से नहीं पढ़ने देते थे, क्योंकि उनको मानना था कि नहीं जो है वो महिला शिक्षक ही पढ़ाना चाहिए, उन्हें अच्छे से पढ़ा पाएगा। लेकिन अब वो भेदभाव मिट चुका है। आप देखोगे सभी स्कूलों में टीचर सर लोग रहते हैं, मैडम कम, बड़ी क्लास में तो सर लोग ज्यादा रहते हैं, वो सिर्फ बालकों को बालिकाओं को समान रूप से पढ़ाते हैं और पूरा भेदभाव खत्म है। ये वीडियो भी आप लोग कई देख रहे हो तो इसमें से कुछ लोग महिला कुछ पुरुष भी होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, ऐसा तो नहीं महिलाओं को मैं गलत समझा रहा हूँ, पुरुषों को ज्यादा समझा रहा हूँ, नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हम सब समान रूप से हैं। तो इस प्रकार से ये लिंग भेद जो है शिक्षा में समाप्त हो चुका है। तो ये मैंने आपको बता दिया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी डीएलएड की परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो इनको ही आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, यहीं से आपका पूरा पेपर आएगा। तो ये आपके 15 नंबर हो चुके हैं, अभी तक जो वीडियो देखी तो 15 मार्क्स फिक्स है आपके। अब आपसे मिलेंगे हम इस चैप्टर के, इस पूरे यूनिट के, इस विषय के आखिरी यूनिट, चौथी इकाई लेकर मिलेंगे। जी हाँ, इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगी जिसे आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये विषय भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज को, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। साथ ही साथ अगर आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा, फीस से लेकर संपूर्ण जानकारी दिए गए नंबर पर जरूर मिलेगी। तो देर ना कीजिए, प्रवेश चालू है, शीघ्र कीजिए। तो जुड़े रहिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल।